तो जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो मैं डॉक्टर विवेक कुमार, विभागाध्यक्ष साइकेट्री डिपार्टमेंट, सुभारती मेडिकल कॉलेज। आज जिस ओकेज़न पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो दिन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, तो सुसाइड प्रिवेंशन पर काफ़ी अभी चर्चा हुई, स्किट भी हुआ, एक डॉक्टर सुलेहा का प्रेजेंटेशन भी हुआ, काफ़ी जानकारी आपको मिली सुसाइड के बारे में। लेकिन मैं जिस बात पे फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि सुसाइड का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिप्रेशन। तो हमें डिप्रेशन को समझना चाहिए कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसे पहचाना जाए। वैसे तो आमतौर पर हम देखें तो हमारे मन में हर तरह की भावना होती है, जैसे हम खुश भी होते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, घबराते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं ये हमारे दिनचर्या का एक पार्ट है, ये एबनॉर्मल नहीं है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जैसे अगर कोई आपका साथी सहपाठी अगर किसी दिन मान लो उदास है तो आप उसको फौरन ही पहचान लेते हैं, है ना, और उसके जेस्चर को देख करके आप टिप्पणी करते हैं क्या हो गया, आज इतना उदास क्यों है। तो उस उदासी को पहचानने के और बारीकी क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसको पहचाना जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये भावनाएं नॉर्मल होती हैं। कोई व्यक्ति अगर सैड है आज और कल वो ठीक है तो हम उसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल सैडनेस। एक सामान्य उदासी है, उसके जीवन में कोई क्षण ऐसा आया वो उदास हो गया और उसके बाद वो उदासी से उबर गया, ये हो गई नॉर्मल सैडनेस। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक विभिन्न प्रकार के लक्षणों का एक कलेक्शन है ना, और उसमें से अगर कुछ लक्षण कुछ समय के लिए बरकरार रहते हैं, कम से कम 2 हफ्ते के लिए बरकरार रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। जैसे वो आपका सहपाठी था, वो अगले दिन सामान्य दिखने लगा, नॉर्मल सैडनेस। अगर उसका यही व्यवहार 2 हफ्ते तक बरकरार रहे और उस व्यवहार को आप ऑब्जर्व करें तो आप कह सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है। अच्छा, ये जो डिप्रेशन शब्द है इसको क्यों बोला गया है डिप्रेशन? डिप्रेशन हो गया जैसे कोई चीज अपने लेवल से नीचे है ना। स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन्स आते हैं तो डाउन वाले फेज को डिप्रेशन कह सकते हैं। वेव्स होती हैं फिजिक्स में, जो क्रेस्ट है उसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। मेडिकल साइंस में एक फ्रैक्चर होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, है ना, जो यूजुअली स्कल में होता है। जैसे कोई चोट लगी तो वो ऊपर की लेयर नीचे की तरफ दब जाती है, तो एक वो डिप्रेशन। मनोविज्ञान में या मनोचिकित्सा में डिप्रेशन क्या होता है? क्या चीज डिप्रेस हो जाती है? आपके मूड लो हो जाता है ना, डिप्रेस हो जाता है, आपकी फीलिंग्स लो हो जाती हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो हमारे जो ब्रेन है उसकी कई फैकल्टीज होती हैं, उसके कई कई डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने लेवल से नीचे चला जाता है ना। आप खुश रहते हैं, आप उतना खुश नहीं रहते, आप काफ़ी बातचीत करते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, है ना, वो कम हो जाता है। आपकी जो बॉडी की हरकत है उसको कहते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी, है ना, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि आपके जो एक फंक्शनिंग लेवल है वहां से वो नीचे पहुंच गया है। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं मन का उदास रहना, और याद रखना कि कम से कम 2 हफ्ते तक होने चाहिए, है ना, और सिग्निफिकेंट होने चाहिए। मन का उदास रहना ज्यादातर समय, चीजों में मन नहीं लगना, इंटरेस्ट कम हो जाना, जिन चीजों में पहले मन लगता था उसमें मन लगना कम हो जाना। टीवी देखना अच्छा लगता था, मन नहीं लगता, खेलना अच्छा लगता था, मन नहीं लगता,
है ना, पार्टीज करना अच्छा लगता था, मन नहीं लगता, और जल्दी ही थकावट का एहसास होना, है ना। शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन कम नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रोटीन की कमी नहीं है ना, खाना भी अच्छा खाया है, लेकिन थकावट जल्दी महसूस होना, ठीक है, ये एक लक्षण होता है। और क्या होता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना पढ़ाई पे। अभी स्किट में देखा था ना, वो बच्चा कैसे बैठा था, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, है ना, कंसंट्रेशन कम हो जाना। ये कैसे महसूस होगी, जब मान लो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना, हो नहीं पाएगी, चीजें याद करने में, किसी का नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी, वर्ड फाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी, सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना, या ये हो सकता है ये कि आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें याद ना हो, पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं हो रही, अब रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप डिप्रेशन की उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा उस समय क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीज कंसंट्रेशन, नींद में बदलाव, नींद का कम आना, नींद की शुरुआत ना हो पाना, नींद जल्दी टूट जाना, नींद रात में बार बार टूटना, या रात में नींद नहीं आना, उसके बजाय दिन में नींद आना, सर्काडियन रिवर्सल हो जाए, नींद आपको दिन में आने लगे, ठीक है। तो स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, एपेटाइट कम हो जाना ना, खाना खाने में आपका दिल नहीं होगा, फेवरेट फूड भी मिलेगा तो मन नहीं करेगा खाना खाने का, है ना। ये एक पार्ट ऑफ डिक्रीज इंटरेस्ट का हो सकता है, ये एक पार्ट डिक्रीज इंटरेस्ट का हो सकता है। इसी तरह से जो लक्षण पाए जाते हैं वो है वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। वर्थलेसनेस मतलब अपने आप को कमतर समझना, है ना, अपने व्यक्तित्व को कमतर समझना, दूसरों के मुकाबले में ये सोचना कि मैं उतना अचीव नहीं कर रहा हूं या नहीं कर पाया हूं। होपलेसनेस, भविष्य के बारे में उदासीन होना, है ना। एक्चुअल में जबकि ऐसा, अगर आप उसकी परिस्थिति को आकलन करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, उसकी स्थिति ठीक ठाक होगी, अच्छा वो अब इस समय वो स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, जॉब भी कर रहा है ना, और अपने जो पोजीशन है उसमें ठीक है, लेकिन वो उसकी डिप्रेशन वाली सोच है वर्थलेसनेस की कि मैं दूसरों से कमतर हूं, दूसरों से कमतर होगा नहीं, इसीलिए डिप्रेशन, ठीक है। होपलेसनेस, सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी भविष्य खराब नजर आएगा, भविष्य उसको खराब नजर आएगा कि मेरा भविष्य खराब है, मेरे भविष्य में कोई होप नहीं है। हेल्पलेसनेस, है ना, पिछले प्रेजेंटेशन में बताया गया ना कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप ऐसे व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जो इससे ग्रसित हो, ठीक है। सबके होते हुए भी उसे ऐसा लगेगा कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना। पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, फ्रेंड सपोर्टिव है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी जा रहा है ना, और भी कई ग्रुप्स हैं जो सपोर्टिव हैं, लेकिन उसके मन का विचार ये होगा कि मेरी कोई हेल्प चारों तरफ से नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की सोच बनेगी। जब ये चीज प्रगाढ़ होती चली जाती है और गहरी होती चली जाती है तो वर्थलेसनेस, होपलेसनेस जब और गहरी हो जाती है और गूढ़ हो जाती है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, भविष्य नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो क्या करूं, अपने आप को खत्म कर लूं। अब इसमें भी कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। एक वो चाह सकता है कि मुझे कुछ हो जाए, है ना, भगवान मुझे उठा ले, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, है ना। एक हो सकता है कि वो एक्टिवली उसके बारे में सोचना शुरू कर दे कि मैं ये कर सकता हूं या ये कर लूं या ऐसे कर लूं, ठीक है। एक स्टेप और आगे जा करके वो उन चीजों को कलेक्ट कर सकता है जो उसमें उसके सेल्फ हार्म में उसकी हेल्प करे,
मतलब ऐसी चीज़ों की परचेज कर सकता है। वो आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके, ठीक है। और उन पे वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी अभी बहुत ऊहा-पोह चल रही है दिमाग में, है ना, अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। अब इनको पहचानने के तरीके क्या है ना। मान लो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने आपके सामने ऐसे थॉट्स उजागर नहीं किए हैं कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, पूछने के बावजूद भी वो नहीं कह रहा है कि नहीं मेरे को सुसाइडल थॉट्स नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन है, सीवियर में पहुंच गया। तो कैसे पहचानेंगे? एक चीज जो आप देख सकते हैं, है ना, आप उसके पैटर्न में लगातार वही देखेंगे जो मैंने शुरू में बात की थी, जब आप अपने दोस्त से कहते हो कि आज क्या हुआ, उदास क्यों है। उसमें आप क्या क्या देखते हो? चेहरा लटका हुआ, माथे पे शिकन, एंगल ऑफ माउथ नीचे की तरफ हुए, जैसे इमोजी देखते हो ना सैडनेस वाली इमोजी को इमेजिन करो, वो ऐसी होती है ना, एंगल ऑफ माउथ नीचे होते हैं, फ्राउनिंग होती है ना। स्टूप्ड पोस्चर होगा, आगे की तरफ झुका हुआ पोस्चर होगा, वो ऐसे बैठा होगा, है ना। और आंख से आंख कम मिलाएगा, नजरें झुकी हुई होंगी, ठीक है। तो उसके बॉडी पोस्चर से आप जान सकते हो कि हाँ कुछ तो इसको गड़बड़ है ना, डिप्रेशन में हो सकता है। और वो चीज आप लगातार पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। कम बोलेगा, बात कम करेगा, आवाज में धीमापन होगा, बोलते बोलते रुआंसा भी हो सकता है ना, रोना भी आ सकता है उसको। तो ये कुछ चीजें जो आप उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। दूसरी चीज कि उसकी बातों में क्या नजर आएगा, उसकी बातों में नजर आएगा जब आप बातचीत कर रहे हो तो इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं कि इसको करने से क्या होगा, वहां जाने से क्या फायदा होगा, है ना, इससे क्या मिलेगा, है ना। कहीं आप जाने को बोलेंगे, पार्टी करने को बोलेंगे, नहीं मेरा मन नहीं है ना। आप एंजॉय करने को बोलेंगे, मेरा मन नहीं है, जबकि आप देख रहे होंगे कि पहले उन्हीं चीजों को वो एंजॉय करता था, है ना। तो ये बदलाव आप देखेंगे उसमें, है ना। अपने आप को कमतर करके आंकना, है ना, मेरा तो वजूद ही नहीं है, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, मेरा भविष्य में कुछ नहीं होगा, मेरा तो भविष्य खराब है। तो वो इस तरह की बातें आपसे बोलेगा, है ना। अभी एक वाक्य आया था कि, या कभी कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं, या एक सेलिब्रिटी के टाइम पर भी कई बार ये डिबेट चली थी कि वो व्यक्ति किसी से बात कर लेता शायद उस समय, है ना। लेकिन डिप्रेशन की ये स्थिति इतनी गहरी होती है जब सुसाइडल थॉट्स आने लगे। अभी मैंने बताया ना कि सारी मेंटल फैकल्टीज डाउन चली जाती हैं, है ना, सोचने की स्पीड कम हो गई, वो सोच ही नहीं पा रहा, इंडिसिसिव हो गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो किसी से कैसे बात करेगा, है ना। वो सेलिब्रिटी ने क्यों बात नहीं की, क्योंकि उसकी मेंटल फैकल्टी काम कर ही नहीं रही है अपने आप को पहचानने के लिए और अपने आप को उस स्थिति से निकालने के लिए। तो उसे करेगा कौन, है ना, उसे ऑब्जर्वर करेगा, वो आप लोग करेंगे, है ना। आपको अगर समझ है तो आप किसी भी परिस्थिति में इस समय आप एक दूसरे की मदद कर, अपने सहपाठी की मदद कर सकते हैं। आपको जानकारी है तो आप आने वाले जीवन में भी इस चीज को पहचान सकते हैं अपने परिवार में, रिश्तेदार में, कि हाँ वो इस चीज से गुजर रहा है ना। तो मेंटल फैकल्टीज इतना कम काम करना कर देती हैं कि वो व्यक्ति बात नहीं करेगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा। और पहचानेंगे कैसे? जो मैंने बताया, आप ऑब्जर्व करके और मरीज की बातों से, दोनों से पहचानेंगे कि हाँ ये डिप्रेशन में हो सकता है। ओब्वियसली मरीज अपने जो सुसाइडल थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस भी कर देता है पूछने पर, है ना, कई बार नहीं भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि ओब्वियसली बात कर सकते हैं, है ना, जैसा काउंसलिंग का एक छोटा सा तरीका बताया वो आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आप उसको ले जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं, है ना, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हैं उनके पास ले जा सकते हैं। लेकिन आप ले
तभी जा पाएंगे जब आपके अंदर पहचानने की क्षमता हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर पहचानने की क्षमता कुछ ना कुछ तो जागृत हुई होगी, है ना। सवाल पूछना है किसी को, प्लीज। तो एक इनपुट आया है, एडिशन आया है कि ये जो पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, एग्रेसिव हो जाते हैं, या डिप्रेशन के सही टर्म में बोला जाए तो इरिटेट हो जाते हैं, है ना, इरिटेट हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं, है ना। वो इसलिए झल्ला जाते हैं कि उनकी जो स्पीड ऑफ मेंटल फंक्शनिंग है वो तो कम हो गई है ना, और आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसी स्पीड के साथ जैसे कि वो जब वो ठीक था, है ना। तो इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा किसी से बात करने में, वो चाहता नहीं है मुझसे कोई बात करे, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, अगर वो चाहता नहीं है उससे कोई बात करे तो वो किसी से अपने सुसाइड के बारे में क्यों बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका पहचानना बहुत जरूरी है। यस सर, अगर सिम्टम्स दिख रहे हो तो सामने वाले को मनाए कैसे कि वो थेरेपी ले सके? मरीज मान जाते हैं, और कभी कभी उनको खुद भी एहसास नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है, तो उसमें आप थोड़ा सा उनको अवेयर करने के लिए कुछ लिटरेचर या आपके जैसे उसके बारे में लक्षणों का डिस्क्रिप्शन हो, ऐसा लिटरेचर हो, ऐसा कोई ब्लॉग हो किसी का, ऐसी वेबसाइट हो, जब आप उससे रूबरू कराएंगे उसको, तो उसको एहसास होगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है। और ज़्यादातर मरीजों को एहसास हो जाता है ना, जब अगर कोई उसको थोड़ा सा पुश करेगा हेल्प के लिए तो वो तैयार हो जाते हैं। डिप्रेशन वाले मरीज मना नहीं करते आने के लिए, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो उसके अंदर होगी, है ना, वो बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी उसके लिए। उसका आंसर आपकी स्किट में था, आप ही स्किट में सिस्टर बनी थी ना, क्या समझाया था भाई को? आओ इधर आओ, अब बताओ भाई को क्या समझाया था? सर, बहुत सारे पार्ट्स हैं। हाँ, कि अगर वो एक चीज नहीं हो रही है, कैसी बोली? बहुत सारी पार्ट्स हैं कि अगर एक चीज नहीं हो रही है तो हम और बाकी सारी फील्ड्स में ट्राई कर सकते हैं, किसी ना किसी फील्ड में हो ही जाएगा हमारा। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, इसका आंसर इनके पास ही था, है ना, कि जैसे मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट है या ह्यूमैनिटीज में है ना, या कोई बायो का स्टूडेंट है, तो बायो में केवल एक एमबीबीएस ही थोड़ी है ना, बीडीएस भी है, बीएमएस भी है, बीयूएमएस भी है, फार्मेसी भी है, और भी कई सारे पैरा मेडिकल के कोर्सेज है, जैसे ये अपना रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स है ना। अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो मेरा मानना यह कि आप कुछ ना कुछ ठीक ठाक अपने जीवन में कर लेंगे, है ना। और कंपैरिजन करने के लिए तो इतनी बड़ी हायरार्की है दुनिया में, है ना, मैं अपने से नीचे और अपने ऊपर से सबसे कंपैरिजन कर सकता हूं, आप अपनी स्थिति में सबसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक हायरार्की के जो स्टेप्स है वो इतने ज्यादा है कि कंपैरिजन के लिए आपको कोई ना कोई हमेशा मिल जाएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। जैसे कई बार हमारे पास ऐसे भी केसेस होते हैं कि डिप्रेशन बहुत सालों से है और वो उसमें जीने का आदी हो गया, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर निकलने के लिए फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है कि मुझे निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसकी लाइफस्टाइल में मान चुका है। तो क्या करा जाए? जो आपका सवाल है ना कि बहुत लंबे समय से कोई डिप्रेशन में सालों से वो निकलना नहीं चाहता, वो निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है ना, तो उसमें ये कुछ और संभावनाएं देखने की जरूरत है। जैसे उसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही तो ऐसी नहीं है ना। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी जो है, जैसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं वो है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना डिप्रेशन नहीं है ना। या फिर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, जिसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें पैटर्न एक डिपेंडेंस का दिखेगा आपको कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही डिपेंडेंस का है ना। फिर उसके फिर तरीके उसको हैंडल करने के अलग हो जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो किसी और स्थिति से ग्रसित हो। और दूसरी चीज ये कि डिप्रेशन में जो लंबे समय तक चलने वाले डिप्रेशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाहरी कारक जरूर देखने को मिलते हैं जो लगातार उसके साथ बने हुए हैं। महिलाओं में ये ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है ना। तो वो कारकों को ठीक करने की जरूरत है, तो डिप्रेशन
अपने आप ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, ये सवाल है कि 4 लोग नहीं समझ रहे हैं, ये ऐसा ही सवाल है 4 लोग क्या कहेंगे। तो उस हाँ हाँ, कई बार होता है, मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है, अपने किसी रिलेटिव के साथ आ रहा है, लेकिन बातों बातों में पता चलता है कि उसके फादर इज टोटली डिनाइंग द डिप्रेशन इज एवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना। वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और जबकि ये मैंने डॉक्टर्स फैमिली में भी देखी है, ऐसा नहीं है आम जनता में, डॉक्टर्स फैमिली में डॉक्टर्स नहीं समझा पा रहे कि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन एक बीमारी है ना। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि अगर सामने वाले नहीं समझ रहे हैं, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि वो व्यक्ति खुद तो समझ रहा है ना, है ना। जो व्यक्ति खुद समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खुद हेल्प लेने की क्षमता में है ना। तो दूसरे नहीं समझ रहे तो अपनी हेल्प वो खुद कर सकता है। अब उसके कई तरीके, वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास कोई छोटी समस्या है, आप उससे डील करने में सक्षम है तो आप कर लेंगे, है ना, थोड़े समय में उससे पार पा लेंगे। लेकिन जो लक्षण मैंने बताए अगर वो हावी हो रहे हैं ना, तो आपको फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, डिप्रेशन जो है ट्रीटेबल बीमारी है, और ये केवल काउंसलिंग से ठीक नहीं होती, दवाइयों से भी ठीक होती है। एंटी डिप्रेसेंट नामक दवाइयां आती हैं, है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं उसके। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जो है मानसिक रोग है तो उसका इलाज भी बातचीत से ही होगा, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के जो बायोलॉजिकल कारण है, उसमें सेरोटोनिन नाम का जो रसायन है, उसको स्टडीज में कम देखा गया कि उसकी जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है ब्रेन में। और ये दवाइयां क्या करती हैं, सेरोटोनिन की उपलब्धता को बढ़ाती हैं, और पेशेंट इंप्रूव होता हुआ देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये बायो साइको सोशल बीमारी है। जिससे आपने बताया कि इसमें सोशल कारण भी हो सकते हैं, जैसे पहले भी डिस्कशन हो रहा था, बच्चे काफी पॉइंट्स बता रहे थे कि ये कारण हो सकता है, वो कारण। तो सोशल कारण हो गए, है ना। एक व्यक्ति की साइकी, जो आपसे डिस्कस हो रहा था कि आप उतने सक्षम हैं उस चीज को समझने के लिए, उससे कोप अप करने के लिए। अगर आप कोप अप कर जाते हैं, ये आपकी साइकी है, जो आपका ब्रेन है। और बायोलॉजी जो जिसमें हमारा कंट्रोल है नहीं कि ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे और कब किसको डिप्रेशन होगा। लेकिन आपका कहना है कि आपका जो बच्चा है वो थोड़ी देर के लिए कहता है कि मेरे को एंजाइटी है, छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, ट्रेंडी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो एक सवाल आया है डिप्रेशन और ओसीडी से रिलेटेड। आपका कहना है कि डिप्रेशन की एक फेज आती है, उस फेज के बाद ओसीडी की फेज आती है ना। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन होने के बाद ओसीडी होता है, ओसीडी और डिप्रेशन साथ साथ चल सकते हैं, ये तो देखा गया है ना। ओसीडी के साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ओसीडी वाले जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें इतना उलझा रहता है कि वो उससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये आया है कि ओसीडी का इलाज नहीं है, दवाइयां लगातार चलती चली जाती हैं, तो क्या किया जाए, है ना। तो मेडिकल साइंस में जितनी भी बीमारियां हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, उनका इलाज तो लंबा ही चलता है। शुगर का इलाज कितने दिन चलता है, लाइफ स्पैन चलता है। हाइपरटेंशन का लाइफ टाइम, थायराइड का, कैंसर का, है ना। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज लंबा चलता है। अब ठीक है, इलाज में हमको जैसे आपने कहा कि क्योर, इलाज में हमको क्योर नहीं देखना है ना मेडिकल साइंस उसमें क्योर देखती है। मेडिकल साइंस देखती है कि आपकी फंक्शनिंग कितनी इंप्रूव हो रही है। अगर आपको अस्थमा है, सीओपीडी है, तो आप उसकी वजह से आपका कितना लॉस हो रहा है, क्या आप अपनी एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं या नहीं। अब जैसे एचआईवी है, एचआईवी भी इलाज है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या कर रही है, इलाज नहीं कर रही है। इलाज कर रही है ताकि एक अच्छा बेहतर जीवन वो जी सकें। तो ऐसा ही ओसीडी में है। ओसीडी में सिम्टम्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो मैं मानता हूँ कि दवाइयों की हायर डोज लगती है उसमें, है ना। लेकिन उससे जो पेशेंट की सफरिंग है, बिना दवाइयों के जो वो सफ़र कर रहा है ओसीडी की वजह से, और उसके सिम्टम्स मान लो 60-70% कंट्रोल में आ जाते हैं,
दवाइयों से, और वो दवाइयों में बना रहता है। तो बेहतर ये है कि उसके 70% सिम्टम कंट्रोल में रहें और वो दवाई में बना रहे, या ये बेहतर है कि वो उस बीमारी के साथ इम्पेयरमेंट के साथ जिए? बताइए, है ना। इलाज के साथ साथ अपने जो उसकी डिस्फंक्शंस हैं उसकी लाइफ में वो कम है और इलाज चल रहा है ना। इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट के तौर पे। डिप्रेशन में भी कुछ लक्षण बाकी रह जाते हैं कई बार, तो हम उन पर उतना फोकस नहीं करते कि ये क्यों रह गए हैं, हम उस पर फोकस करते हैं कि इतने हमने कम कर दिए। और पेशेंट अब जो है फंक्शनल हो गया, वो नौकरी पर जाने लगा, बैंक में काम करने लगा, उसे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रही है, अकाउंटेंट है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत नींद में प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, हेरिडिटरी हो सकता है ना। कोई भी बीमारी मेडिकल साइंस की ऐसी नहीं है जो हेरिडिटरी ना हो सके। इवन एल्कोहलिज्म भी हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है। जो एल्कोहलिज्म ड्रग एडिक्शन है उसके भी ऐसे संकेत हैं कि वो हेरिडिटरी हैं, ठीक है। उस पर किसी और दिन बात कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर उस पैटर्न पर जाएंगे थोड़ी लंबी टॉक हो जाएगी, है ना। और किसी का सवाल, एक सवाल और ले सकते हैं लास्ट में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर प्रेजेंटेशन। और स्वास्थ्य उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है। और आप देखेंगे कि भारतीय, यदि हम चिकित्सा प्रणाली की बात करें, प्राचीन चिकित्सा पद्धति की, तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाता था और जोर था। लेकिन जैसे जैसे समाज का डेवलपमेंट हुआ, हम कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को डिस्कार्ड करते चले गए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमें हल्के में लेने का विषय नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रोफेसर विवेक सर को और सालेहा बेगम मुजावर मैम को, कि जिन्होंने बहुत गंभीर विषय है बच्चों ये। आज के समय में ऐसा कोई भी विद्यार्थी और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अभी मैडम ने क्वेश्चन पूछा था चाइल्ड से लेकर सीनियर सिटीजन तक, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे प्रभावित रहा है। और पश्चिमी देशों को अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी देशों में एक कंपलसरी है सभी के लिए कि वो एक काउंसलर को, साइकाट्रिस्ट को जो है, फैमिली का साइकाट्रिस्ट डॉक्टर होता है और वो हर समय वहाँ पर मंथली या 15 डेज में वहाँ पे फैमिली को पूरी काउंसलिंग देते हैं। और हमारे यहाँ उसका अदरवाइज मतलब ले लिया जाता है कि अगर हम साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सभी मेंटल हैं, मतलब दिमाग खराब हो गया। तो ये मतलब ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत, विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विभाग की तरफ से, और सालेहा मुजावर मैम को, कि आपने देखेंगे परिस्थिति किस तरीके से चेंज हुई है। हमारा प्रोग्राम वहाँ होना था और परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। और सर ने, प्रोफेसर विवेक सर ने अपने ना पद का, और बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका एक एक समय कीमती है। आप देखेंगे ओपीडी छोड़कर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इसके लिए मैं, और सारा व्यवस्था उन्होंने कराई, तो सबसे मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आप देखेंगे मेरठ की यदि हम बात करें, मेरठ बहुत बड़ा है और डॉक्टर्स की नगरी है मेरठ, हेल्थ की नगरी है, डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यदि मैं साइकाट्रिक डॉक्टर की बात करूँ या न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर की बात करूँ, तो मेरठ में मिनिमम 1200 से लेकर 2000 तक फीस है डॉक्टर्स की, और अब 1200 से बढ़ा के 1500 से 2000 कर दी है। और उसमें भी जितना समय डॉक्टर साहब ने दिया और डॉक्टर सालेहा मैम ने दिया, मुजावर मैम ने, तो वास्तव में इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं बेटा, इन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय कराया। और आप देखेंगे तो डॉक्टर्स जो भी मेरठ के अंदर है वो इतना समय नहीं देते। ये आपको स्वामी विवेकानंद भारतीय विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में ही ये सुविधा आप देखेंगे कि आप सब लोगों के लिए, नहीं तो सर के पास समय नहीं है ना मैडम के पास समय है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को कहीं बहुत महत्वपूर्ण और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी लोगों से ये
आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा महसूस होता है तो हमारे स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय के अंदर जो ये मेडिकल कॉलेज है और जो विभाग है उसमें कोई हमें शर्म की बात नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, बिल्कुल लिटरली मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को। मुझे कभी भी यदि प्रॉब्लम होती है तो मैं आता हूँ विभाग में, भी पिछले 1.5 साल से नहीं आ पाया विभाग में, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समय समय पर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर संदीप थे यहाँ पर तो उनके पास आता था, अभी मैंने डिस्कशन भी किया। तो इसमें हमें कोई ह्यूमिलेशन या इन्फिनिटी नहीं फील करना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे। स्वास्थ्य आपका है, जीवन आपका है, और यदि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बेटा जीवन में सब कुछ अचीव कर लोगे, यदि मेंटली डिस्टर्ब हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। स्वस्थ मतलब शरीर के लिए मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी छात्र छात्राओं का, विशेषकर सभी फैकल्टी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और बच्चों का जिन्होंने स्क्रिप्ट करी। वास्तव में हमें लगता है कि क्या हमें सीखना चाहिए, बच्चे हैं, उनका एक प्रयास था, छोटा सा प्रयास था, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैसेज संदेश दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ जो इस कार्यक्रम की समन्वयक हैं डॉक्टर नीति गर्ग मैम, सारा कोऑर्डिनेशन उनका है, मेरा कुछ नहीं है ना। और मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जो भी कमी रही वो कमी मेरी है, व्यक्तिगत है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और ये कोशिश रहेगी भविष्य में हम किसी भी तरह के आयोजन में उसको और बेहतर बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब लास्ट सेशन का लास्ट हमारा सेरेमनी है, क्या है? ग्रुप फोटोग्राफ।